तो हम लोग शुरू करते हैं। आज तो आप वही वाला पकड़ रहे हैं, हटा दीजिए। पॉलिटिकल साइंस, मेरा वाला हट गया। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जुडिशियरी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जुडिशियरी का मतलब होता क्या है। तो आपने लॉ में पढ़ा होगा, जब लॉ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो अंडरस्टैंडिंग लॉ में हमने देखा कि लॉ क्या होता है, जिसमें लॉ के सामने यानी कि इन द आई ऑफ लॉ हर एक सिटीजन जो है वो इक्वल होते हैं। कई सारे लॉ कैसे बनाए जाते हैं, इस सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने किया। कुछ ऐसे लॉ भी हमारे सामने होते हैं जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं, यानी सरकार जो नियम बनाती है उस नियम को हम लोग को मानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता है, या फिर किसी एक समूह को वो एक्सप्लॉइट करता है, या एक समूह को किसी एक समूह को वो फायदा पहुंचाता है। इस तरीके की हेलो। बातें यहाँ पे होती है। आवाज नहीं जा रही है क्या? नो सर, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें होती है जहाँ पे अगर कोई लॉ किसी के लिए रिलीवेंट ना हो और फिर किसी एक समूह को वो फेवर करता हो, तो वैसे अनपॉपुलर लॉ को हम लोग नकार भी देते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं, और फिर बाद में सरकार उसके लेकर कुछ उसमें बदलाव भी करती है, या फिर वो लॉ रद्द भी करती है। अब जुडिशियरी का काम क्या है इसमें? तो जुडिशियरी है क्या एक्चुअल में? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेट किया गया एक जस्टिस सिस्टम है। इन दिस ऑल इट्स सिटीजन अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी। तो लोगों के स्वतंत्रता को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियरी का फॉर्मेशन किया हमारे देश में। तो इंडियन डेमोक्रेसी, द सुप्रीम कोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया का जो डेमोक्रेसी उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि they play an important role of safeguarding the fundamental rights of citizens, which includes providing fair justice also। तो जो हमें संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उस फंडामेंटल राइट्स में को प्रोटेक्ट करने का, फंडामेंटल राइट्स को हमें एक्चुअल में वो हम चीज इंजॉय कर सकें उस राइट्स को, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है। Justice, which is the soul of a democratic society, must be administered without fear or favor। और बिना किसी के डर के और या बिना किसी के फेवर किए हुए जस्टिस जो है हमें मिलना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर जस्टिस इस तरीके से हो तो वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमेशा लंबे समय तक फलता फूलता है। Integrity, impartiality, and intelligence are some of the important characteristics of independent judiciary। यानी किसी के दबाव में आए बिना ये काम करता। Therefore, the judiciary play a crucial role in the functioning of India's democracy। इंडिया की डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में इसीलिए डेमोक्रेसी जुडिशियरी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्या योगदान है? तो पहला काम ये क्या करती है? तो ये डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करती है। डिस्प्यूट यानी कि विवाद, एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करने का काम ये करती है, उसको खत्म करने का काम करती है। और ये डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो सकता है? तो ये हो सकता है सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में, टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, यानी दो राज्य के गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इन सारे चीजों को ये रिजॉल्व करने का काम करती है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का भी काम है। द जुडिशियरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन
particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. ये जुडिशरी जो है, जुडिशरी हैज पावर टू स्ट्राइक डाउन पार्टिकुलर लॉ, यानी किसी कोई अगर संसद के द्वारा लॉ पास हो जाता है तो उस लॉ को रोकने के लिए या फिर उस लॉ के ऊपर विचार करने का पावर है, उस लॉ में संशोधन करने का पावर है। ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। और ये जुडिशियल रिव्यू जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि वन सेकेंड, द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन, यानी कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया नियम है। These are the violation of the basic structure of the constitution. Next है upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India, हर एक व्यक्ति जो हमारे देश का है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा को लेकर। यदि किसी कारण से उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो वहां जा सकता है। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए, जुडिशियल यहाँ पे हम लोग इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट में एक चीज देखें कि सुप्रीम कोर्ट के ने ये एक रूल बनाया है। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, उसके तहत राइट टू हेल्थ भी दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक केस हुआ था, उस केस में केस का नाम है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1996 में ये केस हुआ था और उस पे ये रिव्यू आया था, यानी उस पे ये डिसीजन आया था वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये कहा गया था कि गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ सफर्ड एज वेल एज कम अप विथ ए ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विथ पार्टिकुलर रेफरेंसेस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान एक जो प्राइमरी हेल्थ उसकी जो जरूरत है उसको आप फुलफिल करेंगे, ये स्टेट का काम है। यानी कि लाइफ का जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसके साथ साथ आपके प्राइमरी हेल्थ का भी अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट में जुड़ा हुआ है। ये 1996 के केस में पास हो गया। मतलब आप अगर किसी कारणवश आप कहीं जाते हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है और जो फर्स्ट ऐड होना चाहिए, यानी पहली जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपके लिए होना चाहिए वो आपको अगर नहीं की जाती है तो आप सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं कि सरकार ने आपके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाई। और देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हर एक जगह पे हॉस्पिटल बनवाया जाता है, पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, फिर और अलग अलग लेवल पे हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या होता है, इसको समझने वाली बात है। जैसे एक सिचुएशन आप समझिए इसको कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन जो है वो किसी जमीन को इनक्रॉच कर देता है, यानी उस पर आपका कब्जा कर लेता है। And within this judicial system, the politician has the power to appoint the deceased judge from his office. अगर उस पॉलिटिशियन को ये पावर मिल जाए कि वो जज को डिसमिस कर सकता है, देन अगर आप केस करेंगे तो जो डिसीजन होगा वो किसके पक्ष में आएगा? जज हमेशा पॉलिटिशियन के पक्ष में काम करेगा क्योंकि उसके पास पावर है कि वो उसको रिमूव कर सकता है। So the control that the politician hold over the judge does not allow to
फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब इस स्थिति में वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसी चीज से बचने के लिए क्या किया गया है, दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर द पॉलिटिशियन। We often hear of the rich and powerful people in India trying to influence the judiciary process। यानी हमेशा हम लोग ये बात सुनते रहते हैं कि जुडिशरी प्रोसेस को जो है बड़ा पॉलिटिकल पावर वाला व्यक्ति हमेशा इसको इन्फ्लुएंस करते रहता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। इस तरीके के सिचुएशन को से बचने के लिए जो जुडिशियरी हमारा है वो गार्जियन के रूप में काम करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इट इज एसेंशियल दैट द जुडिशियरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। और इस काम को वो अच्छे तरीके से कर सके इसके लिए जरूरी है कि हमारा जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए। So India has an independent judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किसी भी तरह का पावर का वायलेशन ना किया जाए, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था की। It play a crucial role in protecting fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। अगर किसी का भी राइट वायलेटेड हो रहा है तो अपने राइट को प्रोटेक्शन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है डायरेक्ट, उसका दरवाजा खुला हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसका जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वर्क, हाई कोर्ट का वर्क अलग है, सुप्रीम कोर्ट का वर्क अलग है, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये ब्रांचेज के रूप में काम करते हैं। Hence it is also crucial that all judges of the High Court as well as the Supreme Court are appointed very little interference from these branches of government। गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है इनके जो अपॉइंटमेंट में, पर रिमूवल इनका बड़े आसानी से नहीं किया जा सकता है। मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि बहुत ही कम इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का। एंड वंस अपॉइंटमेंट अगर हो जाए ऑफिस में तो इसको रिमूव करना, जज को हटाना सरकार के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका एकमात्र प्रोसेस है वो है इम्पीचमेंट। तो जज को कभी ये डर नहीं रहता है कि उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, स्ट्रक्चर जो है अलग अलग कोर्ट का, हमारे देश में कितने तरह का कोर्ट है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग का जो लोअर लेवल का कोर्ट काम करता है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो कोर्ट आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और उसके साथ साथ और भी कई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ एक ही कोर्ट काम नहीं करता है, वहाँ एक सिविल कोर्ट काम करता है, एक क्रिमिनल कोर्ट काम करता है। उसी तरीके से आप देखते हैं जो ये अलग अलग कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये अलग अलग चीज़ों को देखता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो सारे चीज़ों को देखते हैं, वो इन सारे चीज़ों को मैनेज करते हैं। दूसरा होता है स्टेट लेवल का कोर्ट, ये हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में अलग अलग कोर्ट हुआ। उसके बाद फिर उससे ऊपर आ गई है तो हाईएस्ट कोर्ट हो गया एक स्टेट का हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अपने स्टेट के लेवल का जितना भी मैटर रहेगा उसको सॉल्व करेगा, लेकिन जब स्टेट लेवल से ऊपर का मैटर आ जाएगा तो वो चला जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रेसिडाइज्ड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बीइंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया। मतलब अलग अलग जो कोर्ट है सभी कोर्ट जो है वो इसके डिसीजन को मानते हैं। अभी अगर वर्तमान में आप बात करें तो वर्तमान में हम देखें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के का जो वर्क है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे आप देखें तो हर एक कोर्ट में काफी ज्यादा केस है, लेकिन डिस्प्यूट्स जो है वो स्टेट लेवल के जो डिस्प्यूट्स हैं या फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में
ये इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्टिव है अपने केस को सॉल्व करने में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जहाँ तक बात है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होता ही है, लेकिन स्टेट लेवल के कोर्ट की बात है तो हमारे देश में टोटल स्टेट की संख्या 28 है, लेकिन नंबर ऑफ हाई कोर्ट की बात करें अभी 2020 के हिसाब से तो इसकी संख्या 24 है। नंबर ऑफ हाई कोर्ट की संख्या 24 है और स्टेट टोटल कितने हैं, 28 है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हर एक स्टेट में इसका मतलब हाई कोर्ट नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिस स्टेट्स में उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, उनको कहीं दूसरी जगह, जैसे कुछ पंजाब और हरियाणा का आप देख लीजिए, तो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट आप देखेंगे तो आपका चंडीगढ़ में। तो इस तरीके का और भी कुछ उत्तर पूर्व स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनको मिलाकर क्या किया गया है कि कुछ एक जगह पे कोर्ट बनाया गया है। और इस तरीके से क्या है कि हमारे देश में 24 कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। तो एक एक करके अगर नाम हम लोग जानना चाहेंगे तो आप क्या कीजिएगा, पहले नाम ढूंढ लीजिएगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन सा कोर्ट है। और अगर आप हमारी बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कुछ नाम, जैसे इलाहाबाद कोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पटना हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो इस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य के कोर्ट बनाए गए हैं। अब कोर्ट्स का और एक काम क्या है कि इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स ऑफ ऑल दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि एक बार जो हायर कोर्ट में डिसीजन दे दिया जाता है, वो डिसीजन लगभग नीचे के सारे कोर्ट में वैलिड होते हैं और सभी जगह उनको इसके डिसीजन को मानना होता है। तो इस तरीके से चीजें जो है आप कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड है। सबसे सीनियर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, मिडिल लेवल पे हाई कोर्ट है और सबसे जूनियर लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और नागालैंड। तो ये जो अलग अलग स्टेट हैं उसका गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। उसके अलावा अगर आप बात करें कोलकाता हाई कोर्ट की, तो कोलकाता बंगाल का तो हो ही गया, अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल दोनों का ये एक साथ हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट की बात करें तो गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, ये इनका यहाँ पे कोर्ट है। पंजाब हरियाणा का तो हमने बता ही दिया कि चंडीगढ़ में है आपका, हरियाणा और पंजाब दोनों का। तो इस तरीके से कई कोर्ट हैं जो एक ही जगह पे। तो अभी अगर 2020 की बात करें तब तो कह रहा है कि देयर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया एंड द हाई कोर्ट जज एज लिमिट इज स्टिल 62 ईयर। हाई कोर्ट का जो जज का जो लिमिट होता है वो 62 ईयर होता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जज जो है यहाँ पे 81 जज है टोटल। और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। और 2013 में जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 हाई कोर्ट जो है वो बना है 2013 में नया। तो इस तरीके से कई सारे फैक्ट्स थे हाई कोर्ट से रिलेटेड। अपीलिएट सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अ पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन होता है और वो उससे वो संतुष्ट नहीं है ना, तो अगर उससे वो संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, तो वो अपने हायर कोर्ट में जा सकता है और हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उससे मैं नहीं
संतुष्ट हूँ और आप इस पे सुनवाई कीजिए, आप इस पे डिसीजन लीजिए, तो हायर कोर्ट उस पे डिसीजन लेती है। तो लोअर कोर्ट वाला जा सकता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट वाला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारत में कोई कोर्ट नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई भी नहीं जा सकता है यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर भारत का कोई भी व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगी वो सबके लिए मान्य होगा। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कई सारे केस आए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बार डिसीजन आ जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू डाला जा सकता है, यानी कि उसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ही ये कहा जा सकता है कि आप हमारी बातों को एक बार और सुनिए। तो इस तरीके से ये अपीलिएट कोर्ट है। तो हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट कौन हो गया आपका? सुप्रीम कोर्ट। तो दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया, इट इज द अनदर वे दैट डिफाइन द इंटीग्रेशन ऑफ द कोर्ट। अब हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस जो है लीगल सिस्टम को, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि दो तरह का लॉ है, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस को हम लोग देखते हैं, है ना। तो थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1937 में हुआ था। सबसे उस समय ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को इसका फिर से री एस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में, और ये न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है ना। और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज आते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत आते हैं, यानी कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन जज बनेगा। और इसके जो जज होते हैं वो 65 ईयर में रिटायर करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के 62 ईयर में, जनरल 60 ईयर में, और सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर में। आज जो अभी टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे देश का टोटल स्ट्रेंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो 33+1 है, यानी 33 कोर्ट जज है और एक जो है वो चीफ जस्टिस है। तो अभी का जो चीफ जस्टिस कौन है आप बताएंगे? अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट में लिख के बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी हमारे वर्तमान के चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबड़े। चलिए, तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, यानी क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, दोनों इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। इट डील विथ इंजरी एंड हार्म, इंडिविजुअल डाइवोर्स केस रिलेटेड टू मैटर परचेज ऑफ गुड्स, ये सिविल लॉ में आते हैं। ये अफेक्ट करता है, ओनली अफेक्टेड पार्टी कैन फिल अ पिटीशन बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू रेंट, आइदर टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड, जमीन से रिलेटेड है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, या फिर सेल और परचेज से रिलेटेड है, तो ये सिविल लॉ के तहत आते हैं। कोर्ट प्रोवाइडेड रिलीफ दैट हैज बीन आस्क्ड फॉर, जिसके लिए ये पिटीशन डाला जाता है तो वो उसमें कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, सेटलमेंट करवा सकती है ना, रिमेनिंग ड्यू को पे करने के लिए कर सकती है। हाँ जी सर, टेंटेंट का मतलब क्या होता है? टीनेंट मीन्स होता है किसान या मजदूर, जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं, टीनेंट किसान, ये ना टीनेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस की अगर बात करें तो ये क्रिमिनल केसेस मतलब हो गया कि मर्डर, हरासिंग ऑफ लेडी फॉर डॉयरी, थेफ्ट, इस तरीके का जो काम होता है वो क्रिमिनल केसेस में आता है। और इसके लिए पहले आपको FIR दर्ज करना पड़ता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये आपका पुलिस स्टेशन में होता है। अगर पुलिस स्टेशन कोर्ट नहीं दर्ज करता है तो आप SP DSP से जाके मिल सकते हैं। वहाँ से अगर काम नहीं होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके, यानी कोर्ट में जाके आप अपना केस दर्ज कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और इसमें अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो कोर्ट उसको जेल भेज सकती है या फिर सजा सुना सकती है।
तो क्या हर एक व्यक्ति जो है वो कोर्ट चला जाता है, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट पहुंच पाता है? तो भारत में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत में इतनी गरीबी है कि बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होता है लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो आखिर फिर क्या तरीका हो सकता है उनको न्याय दिलाने का? तो न्याय दिलाने का दूसरा तरीका भी ढूंढने का काम किया जा सकता है, और वो कैसे करेंगे? तो यदि इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट ऑफ इन दिस कंट्री, ऐसा तो सबके लिए लॉ है कि सभी सिटीजन जो है वो कोर्ट जा सकते हैं। दिस implies that every citizen has right to justice through the court, हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जाए और अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, पीछे भी पढ़ा है कि कोर्ट का एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, है ना? तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट, फंडामेंटल राइट वायलेट किसका होगा? सिटीजन का, और वो प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। तो इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर उसका राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए। तो while the court are available for all in reality access, the court has always been difficult to a vast majority of the poor in India. मतलब जितनी बड़ी संख्या में हमारे देश में पुअर लोग हैं, उन सब लोग अगर वहां पहुंच सके ये संभव नहीं। मीन्स पुअर पीपल ऑफन अवॉइड टू गो द कोर्ट टू गेट जस्टिस, वो वहां जाने से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, जिस तरीके का सिचुएशन है, क्योंकि न्याय बहुत जल्दी नहीं मिल जाता। तो फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है वो कोर्ट में जाके लड़ेगा कि वो अपना काम करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ है कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मैकेनिज्म बनाया है जिसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके तहत क्या होता है कि इट अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही PIL लगाया जा सकता है, और कोई भी लगा सकता है, कि कोई जरूरी नहीं कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है वही लगाए, कोई भी व्यक्ति ये PIL दाखिल कर सकता है। और ये PIL से फायदा क्या है? तो PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यू, बड़ी संख्या में जब इश्यू हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए PIL लगाया जाता है ना? सो सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन, चाइल्ड लेबर के रिमूवर के लिए, किसी प्रिजनर्स को रिमूव करने के लिए जो जिसको अनैतिक तरीके से या इलीगल तरीके से उसको बंद किया गया हो। तो कई सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसमें PIL दाखिल किया जाता है। ये एक लीगल एक सिंप्लीफाइड लीगल प्रोसेस है ना, जिसको सिंपली आप एक पेपर पे आप अपना कंप्लेन लिख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम से उसको सेंड कर दीजिए, पेपर वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा और वो अब सुनवाई करेगा उस पर कि क्या सही है और क्या गलत। तो PIL दाखिल ऐसे किया जाता है। द कोर्ट, इसी में हम लोग एक बात कर रहे थे कि जैसे कि हमारे समाज में क्या है कि जाति प्रथा है या धर्म है, तो जाति प्रथा और धर्म से उठकर हम लोगों को काम करना चाहिए। और ज्यादातर हम लोग देखें तो हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़ा या फिर ये जो डेवलपमेंट का बैरियर का काम करता है, ये जाति प्रथा और ये धर्म ही करता है, क्योंकि इसका हमेशा देखते हैं लोग यूज करते हैं लोगों को लड़ाने में। तो इनसे हम लोगों को रिमूव करने के लिए हम अपना सजेशंस भी जो है वो भेज सकते हैं कि कोर्ट उस पर कुछ नियम बनाए। जैसे कि अगर हमारे राजनेता हैं और ये राजनेता हमेशा बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ की, तो मेरे विचार से, या आप भी इस तरीके का विचार बना सकते हैं कि अगर हर एक राजनेता यानी कि हर एक जो जनप्रतिनिधि होता है जो चुनाव लड़ता है, हर एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना शुरू कर दे अपने परिवार का और अपने, और उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे, तो शायद हमारे देश का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है। पहले हमें जनप्रतिनिधि को देखना होगा कि जनप्रतिनिधि सरकारी चीजों से जुड़े, फिर दूसरे नंबर में सरकारी
कर्मचारी आते हैं, जो सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन काम करते हैं, वो अपना कार्य जो है वो सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल से शुरू करें। तो जैसे ही अगर इन लोगों को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा तो लोग क्या होंगे कि ये जो संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव कर जाएगी। तो ये सारी चीजें भी हम लोग सामने रख सकते हैं कोर्ट के सामने एक PIL के रूप में। तो डिड यू नो द मिड डे मील एंड चिल्ड्रेन? मिड डे मील जो है वो अभी हम लोग हमारे बच्चों को मिल रहा है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। ये जो संभव हो पाया है कि PIL के कारण संभव हो पाया। ये PIL डाला गया था, जिसके बाद ये डिसीजन आया था कि मिड डे मील स्टार्ट किया जाएगा। जैसे आपकी बुक में 3-4 फोटो दिया गया है, उस फोटो को आप देखिए किस तरीके से लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसमें शो किया गया। तो कोर्ट जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने में। एंड द जुडिशरी सर्व ए चेक ऑन पावर टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑल्सो। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर पावर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पावर सही तरीके से अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी ये नज़र रहती है। आर्टिकल 21 के तहत हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट ऑफ लाइफ देता है, इंक्लूडिंग राइट ऑफ हेल्थ, इंक्लूडिंग राइट टू फूड। तो भोजन का अधिकार भी हमें दिया गया है संविधान के द्वारा। सो द स्टेट के पास ये जिम्मेदारी है, यानी कि दे देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। और इसके तहत हमारे देश में मिड डे मील लाया गया है कि हम मैक्सिमम बच्चों को खाना मिल सके। साथ ही साथ हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर एक संस्था चलती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, और जिसके तहत बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है पूरे भारत में, जहाँ पे सरप्लस जो अमाउंट किसान पैदा करते हैं उस किसान से उस अनाज को खरीद लिया जाता है, उसको जमा करके रखा जाता है कि जब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको भेजा जाएगा। एक PDS सिस्टम चलता है जहाँ हर एक पूरे भारत में लोगों को सस्ते दाम पे 2 रुपया 3 रुपया के केजी के हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाए चावल, दाल, गेहूँ, इस तरीके का चीज़, तो उससे कि उनको फूडर मिल सके, उनको खाना मिल सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में अभी जो PDS सिस्टम के तहत 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, यानी पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड चलेगा, जिससे कि लोगों को कहीं भी अपना अनाज उठाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और जो हमारे कोर्ट के निर्देश पे शुरू किया गया। While recent judgment tends to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 ओल्गा टेलीज और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें स्लम ड्वेलर्स के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया था। तो स्लम ड्वेलर्स के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए सरकार ने काम किया है। To sweep the right to life conferred by Article 21 is a wide and far-reaching। तो आर्टिकल 21 के तहत कई सारे ऐसे चीज जो है हमें प्रोवाइड किए गए। 26 नवंबर 2007 में जो चीफ जस्टिस थे KG बालाकृष्णन, उन्होंने कहा था कि द इंडियन जस्टिस जुडिशियरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट विद 26 जज, 21 हाई कोर्ट with a sanction strength of 725 judge and 14,477 subordinate court judge working for the judicial system in India। पूरे इंडिया में इतने सारे लोग भारत में जुडिशियल सिस्टम में काम कर रहे हैं भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो इन स्पाइट ऑफ दिस there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। डेमोक्रेटिक इंडिया में आज भी जुडिशरी जो है क्रूशियल रोल प्ले कर रही है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर को जो वो पावर एक्सरसाइज करती है उसको चेक कर रही है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द क्वाइट करेक्टली envisions a system of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy।
तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने सही सोचा था हमारे संविधान के बारे में कि ये जो हमारा संविधान है वो कैसे बनाया जाए और उसमें एक जुडिशियल सिस्टम रहे, और इसी जुडिशियल सिस्टम के कारण आज हमारा संविधान जो है वो प्रोटेक्टेड है। इसीलिए संविधान के प्रोटेक्शन के लिए जुडिशियल सिस्टम को हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो इस तरीके से हमने जुडिशियल सिस्टम को समझा।